आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कुछ पाकिस्तानी क्लेम्स को जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि JF-17 थंडर की मिसाइल CM-400 AKG इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए काफी बड़ा खतरा होगी। इस वीडियो के दौरान हम लोग 4 अलग अलग तरीके के सिनेरियोस को समझेंगे और देखेंगे ये एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप और इसके कंपोनेंट इस मिसाइल सिस्टम के खिलाफ किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इन सिनेरियोस को एनालाइज करने से पहले आइए समझ लेते हैं इस मिसाइल सिस्टम को। CM-400 AKG एक एंटी शिप मिसाइल है जो कि सॉलिड रॉकेट मोटर्स का प्रयोग करती है, यानी कि काफी हद तक ये मिसाइल सिस्टम एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज केवल 180 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल सिस्टम को अगर ज्यादा ऊंचाई से लॉन्च किया जाता है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर तक की होगी और जैसे जैसे लॉन्च एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड कम होती जाती है इस मिसाइल सिस्टम की टोटल रेंज कम होती चली जाती है। इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए मिनिमम एल्टीट्यूड 30,000 फीट तक की होनी चाहिए और उस ऊंचाई से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर तक ही सीमित रहती है। ये मिसाइल सिस्टम 120 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। अगर इसको कंपेयर किया जाए ब्रह्मोस के वॉरहेड के साथ में तो एयर लॉन्च ब्रह्मोस का वॉरहेड 300 kgs का है, यानी कि ब्रह्मोस का वॉरहेड इससे दुगने से भी ज्यादा बड़ा है। आइए अब देख लेते हैं अलग अलग सिनेरियोस को और समझते हैं इस मिसाइल सिस्टम के खिलाफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर की परफॉर्मेंस को। पहले सिनेरियो में हम लोग इस एयरक्राफ्ट कैरियर के दूसरे कंपोनेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके डिफेंसिव कंपोनेंट्स को समझेंगे। पाकिस्तान ने चाइना से साल 2018 के आसपास 60 यूनिट यानी कि 60 यूनिट CM-400 AKG मिसाइल्स अक्वायर की थी। ये मिसाइल सिस्टम चाइनीज JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के साथ में कंपैटिबल है और एक JF-17 थंडर 2 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है। अज्यूम करते हैं पाकिस्तान की तरफ से एक डेस्परेट कोशिश की जाती है भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अटैक करने की और उनकी तरफ से ये सारी की सारी मिसाइल सिस्टम्स 30 JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट करके इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भेजी जाती हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि INS विक्रांत खुद ही 64 बराक 8 मिसाइल्स कैरी करेगा और क्योंकि JF-17 थंडर को 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर ये मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च करनी पड़ेंगी, इस वजह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के रेडार इस एयरक्राफ्ट को और इस एयरक्राफ्ट से आ रही मिसाइल्स को काफी पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे और ये इक्वेशन बनती है 60 मिसाइल्स वर्सेस 64 इंटरसेप्टर की। हालांकि 100% इंटरसेप्शन पॉसिबल नहीं है और इन 60 मिसाइल्स में से कुछ मिसाइल सिस्टम बराक 8 के डिफेंस को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगी, जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर के और भी नजदीक पहुंचते ही VL आस्त्रा से इंटरसेप्ट किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर कितनी VL अस्त्रा कैरी करेगा, लेकिन मान लिया जाए कि इनमें से कुछ मिसाइल सिस्टम्स VL अस्त्रा के डिफेंस से भी निकल जाती हैं। उन मिसाइल सिस्टम्स के लिए भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास में क्लोज इन वेपन सिस्टम्स होंगे। AK-630 एक ऐसा ही क्लोज इन वेपन सिस्टम है जो कि अपने एक्सट्रीम रेट ऑफ फायर की मदद से किसी भी प्रकार की मिसाइल सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और उसके बाद भी अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि इनमें से 1 या 2 मिसाइल सिस्टम क्लोज इन वेपन सिस्टम से भी बच निकलती हैं और ये जाके इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगती हैं, तब भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये 120 kg के वॉरहेड्स को सस्टेन कर जाएगा। लेकिन डैमेज के हिसाब से ये समझ में आएगा कि इसको कितना समय लगेगा वापस से बैटलफील्ड में आने में। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। इस सिनेरियो में हम लोग इस एयरक्राफ्ट कैरियर के MiG-29K को कंसिडर करेंगे, जिनको हम लोगों ने पिछले सिनेरियो में कंसिडर नहीं किया था। इस सिनेरियो में हम लोग पाकिस्तान की तरफ से 30 JF-17 थंडर के साथ साथ एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट्स को भी कंसिडर करेंगे, जो कि PL-15 मिसाइल सिस्टम्स के साथ में होंगे और इन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। जैसे ही पाकिस्तानी JF-17 थंडर असेंड कर रहे होंगे, वैसे ही INS विक्रांत के रेडार इन एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर लेंगे और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से MiG-29K इन एयरक्राफ्ट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए लॉन्च कर दिए जाएंगे और ये बैटल बनेगी MiG-29K वर्सेस JF-17 थंडर। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि क्योंकि इनमें से ज्यादातर JF-17 थंडर एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर रहे होंगे, इस वजह से इनके पास में BVR कैपेबिलिटीज नहीं होंगी और ये एयरक्राफ्ट BVR से लैस MiG-29K के खिलाफ सिटिंग डक्स होंगे। हालांकि एस्कॉर्ट में जो एयरक्राफ्ट होंगे जिनके ऊपर PL-15 माउंटेड होंगी, वो एयरक्राफ्ट चैलेंजिंग होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट ये है कि इन एयरक्राफ्ट्स को अपने रेडार्स को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नीचे से INS विक्रांत के रेडार इन एयरक्राफ्ट्स को वेक्टर कर सकेंगे और इसी वजह से JF-17 थंडर को ये MiG-29K तभी दिखाई देंगे जब ये एयरक्राफ्ट इन JF-17 थंडर्स के काफी ज्यादा करीब होंगे और इसी वजह से JF-17 थंडर के पैकेज में से कुछ ही एयरक्राफ्ट अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर पाएंगे। साथ ही कुछ एयरक्राफ्ट MiG-29 की BVR मिसाइल्स का शिकार बनेंगे। हालांकि जो मिसाइल सिस्टम्स ये JF-17 थंडर लॉन्च कर पाएंगे
उनको INS विक्रांत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले सिनेरियो की, जहां पर हम लोग इस कैरियर बैटल ग्रुप के सभी कंपोनेंट्स को कंसिडर करेंगे। INS विक्रांत किसी भी वॉयज में अकेले नहीं जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट, कॉवेट्स और रिप्लेनिशमेंट टैंकर को लेकर चलेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप में आगे चल रहे शिप एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम वाले हेलीकॉप्टर्स को कैरी करेंगे। अभी INS विक्रमादित्य के कैरियर बैटल ग्रुप में तलवार क्लास के शिप्स KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम हेलीकॉप्टर्स के साथ में आते हैं और ये हेलीकॉप्टर्स किसी भी वॉयज के दौरान इन शिप से आगे उड़ते हैं और एरिया को स्कैन करते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर का पैकेज आता है तो ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स इस पैकेज को काफी पहले डिटेक्ट कर लेंगे। और क्योंकि ये हेलीकॉप्टर पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के काफी आगे चल रहे होते हैं, इस वजह से ये डिटेक्शन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के रेडार से भी पहले हो जाता है और डिटेक्शन के तुरंत बाद INS विक्रांत से MiG-29 के स्क्रैम्बल कर दिए जाएंगे और इस एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप में आगे चल रहे फ्रिगेट्स इन एयरक्राफ्ट्स को स्कैन करने लगेंगे। अगर कोई भी JF-17 थंडर इन फ्रिगेट्स की रेंज में आता है तो बराक 8 की मदद से इन JF-17 थंडर्स को ये फ्रिगेट्स एंगेज करेंगे और क्योंकि ये फ्रिगेट्स इस एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी आगे चल रहे होंगे, इस वजह से JF-17 थंडर की ये एंटी शिप मिसाइल्स एयरक्राफ्ट कैरियर तक नहीं पहुंच पाएंगी और उससे पहले ये फ्रिगेट्स इन JF-17 थंडर को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। हालांकि JF-17 थंडर की तरफ से इन फ्रिगेट्स को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन 32 बराक 8 मिसाइल्स के साथ में ये नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स इन सभी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे और चीजें वहीं नहीं रुकेंगी। MiG-29 के इन JF-17 थंडर्स को एंगेज करेंगे, लेकिन साथ ही ये नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स, अगर कैरियर बैटल ग्रुप में 2 फ्रिगेट्स हैं तो लगभग 32 ब्रह्मोस उसी एयरबेस के ऊपर लॉन्च की जा सकेंगी जहां से ये JF-17 थंडर आए होंगे और जरूरत पड़ने पर विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स भी इलाकों को टारगेट कर सकेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप केवल सरफेस तक लिमिटेड नहीं होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप में सबमरीन कंपोनेंट्स भी होते हैं और जरूरत पड़ने पर INS अरिहंत या INS आर्यघात अपनी K-15 सागरिका मिसाइल या K-4 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इन्हीं एयर बेसिस के ऊपर लॉन्च कर सकेंगे। यानी कि ओवरऑल ये जो पाकिस्तान की तरफ से CM-400 AKG को लेकर बात की जा रही है और इसको एक एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल बताया जा रहा है, वो रियलिटी से काफी ज्यादा दूर है। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक अच्छी खासी एंटी शिपिंग कैपेबिलिटी प्रदान करती है, लेकिन इंडियन नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप तक पहुंचना इस मिसाइल सिस्टम के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और ऐसा कोई फैंसी स्टंट ओवरऑल पाकिस्तान की सेहत के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडियन नेवी वॉर में गई थी तो वर्ल्ड मैप बदल गया था। 71 याद रखिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।